दहशत में थी और घरेलू उपायों के साथ साथ लोगों ने होम्योपैथी का भी सहारा लिया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने अपनी दिनचर्या को सुधारने के साथ नियमित तौर पर होम्योपैथी दवाओं का भी सेवन किया। कोविड के दौरान लोगों ने आर्सेनिक एल्बम दवाई बहुत खाई। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कोविड में होम्योपैथी दवाओं की क्या भूमिका रही। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर त्रिवेदी, होम्योपैथी रायपुर से होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर उत्कर्ष, जिस तरह से हमने देखा कि बीता जो 1.5 साल था वो बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ रहा। लोग इसके पहले कभी इतने ज्यादा किसी बीमारी को लेकर इस दशक में तो डरे नहीं थे जितना कि कोविड के दौरान हुआ। हालात ये हो गए थे कि यदि किसी को सर्दी जुकाम भी है, थोड़ा सा बुखार भी है, तो उसके मन में सबसे पहले यही डर आता था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, और आसपास के लोग भी उसे किनारा कर लेते थे। इसकी तरह हमने ये भी देखा कि इस दौरान किस तरह से एलोपैथी दवाइयों की डिमांड्स बढ़ी और इसकी गति आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज हर जगह पर मेडिकल स्टोर्स हैं। लेकिन उन सब के बीच आप ऐसे थे जिन्होंने कितने लोगों को ही मुफ्त में कोरोना की बचाव की दवाइयां बांटी, और साथ ही साथ होम्योपैथी दवाओं की विशेषता भी इस दौरान उभर कर सामने आई। कोविड में सर, होम्योपैथी दवाओं की भूमिका को किस तरह से हम देख सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कोविड में जो होम्योपैथी दवाएं काफ़ी लाभकारी रहीं। जैसे कि आप देखेंगे कि कोविड में हमें जितनी भी जानकारी मिली, सारी चीज़ें हमें शारीरिक रूप से बचने की मिली कि आप कोरोना से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, छुआछूत से बचिए, नाना प्रकार के उपाय मिले। लेकिन कोरोना से मानसिक रूप से बचाव की जानकारी हमें नहीं मिली। और जिस समय कोरोना आया, ये रायपुर में हमारे पास 17 मार्च को आया, तब से मैंने कहा कि सबसे पहले अगर कोरोना से बचना है तो हमें इससे मानसिक दूरी बनानी होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सर्दी, खांसी, छींक, बुखार ये पहले भी हमारे पास थी, और सर्दी का इलाज हमारे पास पहले भी था, बुखार का इलाज हमारे पास पहले भी था, सांस फूलने का इलाज भी हमारे पास। तो ये सारे जो भी कोरोना के लक्षण थे, इनके इलाज हमारे पास पहले से मौजूद थे। लेकिन हम सिर्फ एक नाम से डरने लग गए। कोरोना, कोविड, ये नया नाम था, और लोग इससे मेंटली पैनिक ज़्यादा हुए। और मेंटली पैनिक होने के बाद जब लोगों के अंदर वो घबराहट पैदा हुई, उससे उनकी सांस फूलने लगी, और कई लोग के हार्ट फेलियर जो हुए, कई आदमी तनाव, टेंशन में गए, और अकेलापन, इससे आदमी की डेथ रेट ज़्यादा हुई। क्योंकि कई पेशेंट ऐसे थे जो कई ऐसी दवाइयाँ थी जिनको वो रेजिस्ट नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, उनका इम्यूनिटी डाउन था, वो भी इतनी हैवी डोज खाए, उससे भी उनको दिक्कतें हुई। और कई ऐसे लोग थे जो अपने आप दवाइयाँ जो खरीद के कोरोना से बचने के लिए इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे थे कि जिससे उनका इम्यून बढ़े, उससे उनकी इम्यूनिटी और डाउन हुई। और जैसा कि आपने सवाल किया कि इसमें होम्योपैथी की उपयोगिता क्या रही, तो होम्योपैथी, जो मैंने आप पे पहले ही बताया कि मानसिक रूप से हम देख के इलाज करते हैं। तो हमारे पास जितने भी कोविड पेशेंट आए, कि कई लोग को बुखार आया, तो हम सबसे सवाल करते थे कि आपको बुखार आने का लक्षण क्या। जैसे कई अभी भी रिसर्च हो रही हैं कि कोई आदमी घर से 2-3 महीना घर से बाहर निकला नहीं, फिर भी उसको कोरोना कैसे हो गया, उसको बुखार कैसे आ गया। तो हम ये मानते हैं, जो हम सोचते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी साइंस, कि अगर एक बच्चा है, अब वो बेचारा 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा है, अगर वो पढ़ने वाला है तो वो भी एक तनाव, टेंशन से गुजर रहा है कि मेरा स्कूल कब खुलेगा। एक महिला है, पहले जब घर के सारे पुरुष और व्यक्ति बाहर चले जाते थे, बच्चे स्कूल चलाते थे, तो उसको आधा 1 घंटा 2 घंटा आराम मिलता था। लेकिन लॉकडाउन में वो सुबह से रात तक काम कर रही है, उसको भी थकान हो रही है। एक बच्चा है, वो खेलने वाला है, लॉकडाउन में वो बाहर नहीं जा पा रहा है, उससे भी एक उसको तनाव, टेंशन पैदा हो रहा है। एक व्यापारी है, उसका बिजनेस ठप है, उससे भी वो तनाव, टेंशन में। तो ऐसे कई सारे तनाव, टेंशन और पैनिक होके भी कई लोग को बुखार आ सकता है। ये हमारे होम्योपैथी साइंस में है। तो हमने जो भी हमारे पास पेशेंट आया सर्दी, खांसी, बुखार का, मैं कोविड नहीं बोलता, जो भी सर्दी, खांसी का, बुखार का पेशेंट आया, हमने उससे बुखार का कारण पूछा, उस कारण के हिसाब से हमने उसको दवाइयाँ दी, और हमको फटाफट रिकवरी उसमें प्राप्त हुई। बिल्कुल, ये बहुत अहम बिंदु आपने उठाया डॉक्टर उत्कर्ष की। आपने पहले कारण देखा, मरीज में अलग अलग सिम्टम्स देखे, क्योंकि कोरोना में भी ऐसा हो रहा था, किसी को बुखार आ रहा था, किसी को उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, किसी को बॉडी पेन था, किसी को उतना ज्यादा नहीं था, वही कुछ की स्मेल गई थी, टेस्ट गया था, लेकिन किसी का ये भी जस का तस था। लेकिन जो किट होती थी वो सबको एक तरह की दी जाती थी, यानी कि रोग भले कोई भी हो लेकिन दवाई एक ही देनी होती थी। कोविड में एक हमने इस तरह का चलन भी देखा। कोविड के दौरान होम्योपैथी दवाओं का लोगों ने किस तरह से
उपयोग किया और किस तरह की इसकी पूरी डोसेज होती थी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब हमारे पास जो भी पेशेंट आता था, जी। हम हर पेशेंट को एक नए रूप से लेते थे। उससे उसके शारीरिक सिम्टम पूछते थे, उससे उसके मानसिक लक्षण पूछते थे। और जैसे कि आपने अभी कहा कि हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स होता था, तो अगर किसी को बुखार होता था हम उसको बुखार के हिसाब से दवाइयाँ देते थे। किसी का टेस्ट जाता था हम उसको टेस्ट लॉस जो उसके हिसाब से हमारी जो दवाइयाँ निकल के आती थी हम वो देते थे। और अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, जैसे मेरे पास कोई 70, 65, 70 ऑक्सीजन वाला भी केस आया है, तो मैं उसको क्लिनिक में ही अपने बैठा के 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट के अंतराल में लगातार 1-1.5 घंटे तक हम दवाई खिलाते थे। उससे उसका कहीं ना कहीं थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बूस्ट होता था और मेंटली हम उसको बूस्ट अप करके हमने किसी भी पेशेंट को पैनिक नहीं किया, डराया नहीं। अगर कोई पेशेंट मेरे पास 70 ऑक्सीजन का भी आता था, मैं खुद स्वयं उसके कंधे पे हाथ रखता था। मैं बोला मैं बैठा हूं, आपको कोई दिक्कत की नहीं, आपको जब फोन लगे तब आप फोन करिए। और इवन रात के 3-3, 4-4 बजे तक अगर कोई पेशेंट मुझे फोन किया तो भी हमने उससे बात किया, क्योंकि हमने उस पेशेंट को यह जताया कि हर परिस्थिति में आपके साथ मैं हूं। और कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में जब भी पेशेंट को कुछ भी घबराहट होती थी वो हमारे पास फोन करता था और हम उसको तुरंत उचित सलाह देते थे, उससे उसको आराम मिलता था। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर कोई पेशेंट मेरे पास 90 ऑक्सीजन में फोन किया, अगर मैं फोन में उसको तुरंत बोल दूं नहीं तुम जाके तुरंत एडमिट हो जाओ, तो अगर उसके आसपास कोई नहीं है वो ऐसी और घबरा जाएगा, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है ऐसी परिस्थिति में। लेकिन अगर उसी को मैं बोल दूं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, और जो उसके परिचित हैं अगर मैं उसको बोलूं नहीं इनको इस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट घबराएगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा यही बोलना है कि किसी भी पेशेंट को हम डायरेक्ट उसकी बीमारी के बारे में ना बोलें। जो उसके साथ जो अटेंडेंट है हम उसको बताएं कि इनको ऐसी ऐसी तकलीफ है, जिससे वो पेशेंट पैनिक ना हो और उसकी स्थिति काफी अच्छी रहे। बिल्कुल, और कोविड में सबसे ज्यादा यही देखा गया कि पैनिकनेस बहुत क्रिएट की गई, लोगों ने पैनिक बाइंग भी की। लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, अगर स्वस्थ है तो भी बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स का इस्तेमाल करने लगे कि आगे चल के कोविड ना हो, लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले। कोविड के दौरान सर हमने देखा कि आर्सेनिक एल्बम नाम की एक दवाई बहुत ज्यादा चलन में थी, लोगों ने इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी किया। लेकिन मेडिकल टर्म्स में अगर हम इसे समझें तो ये दवाई होती क्या है, इसका डोजेज कितना मात्रा में इंसान को लेना चाहिए, और क्या इसके सिर्फ फायदे हैं या फिर साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है, जिस चीज का फायदा है उसका नुकसान है जी। और होम्योपैथी दवाइयां अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन से लेता और उसकी जरूरत से ज्यादा डोजेस होती हैं तो वो कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे हमने भी कोविड के समय में कहा था कि आर्सेनिक की डोज जो हम देते थे वो 3 दिन के लिए देते थे, मतलब हर महीने में 3 दिन। देखिए, जब आप होम्योपैथी के सिद्धांत में जाएंगे तो होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, पैथी का मतलब होता है सफरिंग, मतलब आपकी पीड़ा को समझ के उसके अनुसार जो दवाई निकल कर आती हैं उसको हम देते हैं। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, सम से समान की चिकित्सा, मतलब जिस चीज से आपकी बीमारी जाएगी उसी चीज को आप ज्यादा ले लेंगे तो बीमारी फिर से आ जाएंगी। जैसे हमारी आर्सेनिक एल्बम में जब हम मेंटल सिम्टम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है मानसिक में कि फियर ऑफ डेथ, मौत का भय, और उसको ऐसा लगेगा कि मुझे बीमारी हो जाएगी तो मैं मर ही जाऊंगा, और अकेलेपन में उसकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ती हैं जी। तो ये क्लियर कट हमारी आर्सेनिक में सिम्टम्स में, जब हमारी 1797 में जो हमारे हैनीमैन जी थे जो होम्योपैथी के जन्मदाता हैं, इन्होंने ये सारा रिसर्च करके उस समय तक लिखा हुआ है। और होम्योपैथी का परीक्षण ही होता है स्वस्थ मानव शरीर के ऊपर, तो जिसमें हमें फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम, उस व्यक्ति के कैरेक्टर सिम्टम, ये सिर्फ होम्योपैथी में ही मिलते हैं। मतलब एक पेशेंट को हम एज अ होल लेके ट्रीट करते हैं, हम बीमारी के नाम से पेशेंट को ट्रीट नहीं करते। तो उसी को, क्योंकि जब कोई पेंडेमिक कंडीशन होती है तो उसमें होम्योपैथी में ये मान्यता है कि आप एक दवाइयों को कई लोग को एक साथ दे सकते हैं महामारी के केस में। तो मोस्ट सिमिलिमम जो दवाइयां निकल के आई, जो हमारे और भी डॉक्टर से हमने और सब चर्चा किया, तो आर्सेनिक उसमें सबसे करीब बैठ रही थी। आर्सेनिक के बाद एक कैम्फर दवाई थी और कई लोगों ने ब्रायनिया भी दिया। तो इसी केस में हमने आर्सेनिक को दिया, और जैसा भी वैक्सीन रोल प्ले कर रही है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कुछ समय तक आपको प्रिवेंट करके रखती है, तो बिल्कुल वैक्सीन के समकक्ष होम्योपैथी की आर्सेनिक दवाइयां ने काम की है। और निश्चित रूप से ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जितने हमारे होम्योपैथी के रेगुलर पेशेंट थे, 99% लोग को कोविड नहीं हुआ है। ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक बड़ा रेशो भी माना जाएगा कि इतने लोग ऐसे थे जो कोविड की चपेट में नहीं आए। एक मिथ ये भी है डॉक्टर उत्कर्ष की, होम्योपैथी जब भी इंसान ट्रीटमेंट इसका लेता है तब पहले ये रोगों को बढ़ाता है फिर ठीक करता है, इसमें कितनी सच्चाई, इस पर भी आप दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथी दवाई रोगों को बढ़ा। देखिए, अगर आपको अपने घर की सफाई भी करना है जी, तो आप पहले गंदगी बाहर निकालते हैं, फिर उसको साफ सफाई होता है।
किसी भी चीज को अगर आपको नया घर भी बनाना है और घर को मजबूत बनाना है तो पहले आपको उस जमीन में गड्ढा खोद के नींव स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर आपको कंप्लीट रूप से ठीक भी होना है तो आपके अंदर की पहले जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे पास 104 बुखार में आए हैं तो मैं उसको 108 कर दूंगा, वो पेशेंट बचेगा नहीं। लेकिन उसी 104 बुखार में अगर आप कोई अदर मेडिकेशन लेके आते हैं तो बुखार आपका 99 हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस मेडिसिन का असर खत्म होता है वो बुखार ऑटोमेटिक 104 पे जाता है जी। तो कई बार पेशेंट रहते हैं जो अन्य मेडिसिन लेके अपनी बीमारियों को दबा लेते हैं, उसको होम्योपैथी बाहर निकाल के ठीक करती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बिना किसी मेडिसिन के अगर होम्योपैथी में आते हैं तब आपकी बीमारी बढ़ती नहीं है। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा भ्रम था जो इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं आज दर्शकों का भी टूटा होगा। सर्जिकल केसेस के लिए हम अक्सर देखते हैं कि लोग एलोपैथी का सहारा लेते हैं, चाहे हम पेन रिलीफ की बात करें, जब ऑपरेशंस होते हैं इसके बाद जो दिए जाते हैं तमाम डोसेस। लेकिन क्या होम्योपैथी में भी आज के दौर में डॉक्टर उत्कर्ष सर्जिकल केसेस का बचाव संभव है? देखिए, निश्चित रूप से होम्योपैथी में लगभग 80 से 95% तक आप सर्जरी के केस में बच सकते हैं, अनावश्यक जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। जैसे मेरा भी ये बोलना है कि एलोपैथी इमरजेंसी केस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, कुछ पल के लिए आपको रिलीफ लेना हो, या कभी पेट के अंदर कोई अल्सर फट गया हो या कुछ फट गया हो, तो आप उस केस में बिल्कुल इमरजेंसी में सर्जरी कराइए। लेकिन जब आपके पास समय है और आपको एकदम से नीड नहीं है तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप पहली प्रायोरिटी सर्जरी को ना दें। जैसे आज आप देखेंगे पथरी के केस में, कैसी भी पथरी हो 3 से 6 महीने में होम्योपैथी से वो निकल जाती है। गॉल ब्लैडर की पथरी में भी हमको लगभग 60 to 70% अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। महिलाओं के फाइब्राइड हो जाता है या सिस्ट हो जाता है, उसमें भी हमको काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अपेंडिक्स हो जाए, तो ये कई सारे ऐसे सर्जिकल केसेस हैं जिसमें होम्योपैथी काफी अच्छा रिजल्ट दे रही है। लेकिन उसी चीज पे मैं आऊंगा फिर से कि एज अ होल इसको हमको समझने की जरूरत है कि हम कभी भी सर्जरी में जाते हैं, हम सिर्फ एक पार्ट को देखते हैं कि ये पार्ट हमारा डैमेज है, हम इसको काट के निकाल देते हैं। कल को लेकिन फिर वही दूसरे ऑर्गन में फैलता है, फिर वो तीसरे ऑर्गन में फैलता है। वो फैलता है इसलिए क्योंकि हमने उसको कंप्लीटली नहीं खत्म किया। और इसीलिए साइड बाय साइड हम ये बोलेंगे कि अगर आपने इमरजेंसी केस में सर्जरी करा भी ली है तो बाद में आप होम्योपैथी चिकित्सा कराइए ताकि उससे वो अदर अंग में ना फैले। क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। बिल्कुल, यदि आपको किसी भी परेशानी का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो निश्चित तौर पर आप होम्योपैथी को अपना सकते हैं। और यही बहुत सारे लोग अब कर भी रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद सर हमने देखा कि बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स देखने को मिले। लोगों ने उस दौरान रिलीफ तो पा ली, लेकिन जिस तरह से आप ही जानकारी दे रहे हैं कि इसके बाद वो जो बीमारी थी कहीं ना कहीं उसका कुछ जो अंश था वो फिर से उभरा, लोगों को फिर से उसने परेशानी दी। और कोरोना से ठीक होने के बाद भी जो परेशानियां होती हैं सर, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है लंबे वक्त तक? देखिए, निश्चित रूप से जैसे आपने कहा ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स है जी। मैं आपको वही चीज कहूंगा कि इतनी महामारी थी जी कि डॉक्टर भी इतने व्यस्त थे, उनको भी पेशेंट के ओवरलोड थे, यहाँ पर उनकी भी गलतियां नहीं है। और कई मरीज ऐसे भी थे जो बगैर डॉक्टर के संपर्क करके मनमर्जी दवाई खाए। तो कहीं ना कहीं उसके जो साइड इफेक्ट हैं और जो कोरोना ने, जिसके अंदर कोरोना का संक्रमण ज्यादा हुआ, जिसने उसको उनके फेफड़ों को डैमेज किया, क्योंकि फेफड़े ही हैं जो एक ऑक्सीजन कैपेसिटी शरीर को प्रोवाइड करते हैं और उससे शरीर को एनर्जी रहती है। तो जो वो एनर्जी डाउन हुई है बॉडी में, उनके चलते उनको कई सारी तकलीफें आना शुरू हुई हैं। किसी के हाथ पैर में दर्द है तो किसी का अभी तक टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा है, किसी को विजन की प्रॉब्लम हो चुकी है, किसी का शुगर बढ़ चुका है। तो नाना प्रकार के हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी कई लोग को हो चुके हैं। ऐसे केसेस निश्चित रूप से हमारे पास आ रहे हैं और इसमें काफी अच्छा परिणाम मिल रहा है। लेकिन इसका एक और चीज है कि हमने जितने भी ऑन रिकॉर्डेड जितने भी कोविड पेशेंट को हमारे होम्योपैथी दवाइयां दी हैं, पूरा केस समझने के बाद और जानने के बाद, वो आज तक एक भी पेशेंट पोस्ट कोविड से प्रभावित नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप सही समय पर सही दवाइयां चुन कर देंगे और अपनी बॉडी परिस्थिति समझ के कि मेरी बॉडी को इस चीज की, जैसे आप जिम में भी जाते हैं तो आपको जिम वाला बताता है कि आपको इतनी कैलोरी की जरूरत है, वो समझता है आपकी बॉडी को, सबको सेम मात्रा में नहीं देता है। तो अगर आप समझ के किसी भी मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे दरअसल यही था कि क्या इन दवाओं का साइड इफेक्ट है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि यदि आप संतुलित मात्रा में इस दवाई को देते हैं और पहले व्यक्ति के शरीर की संरचना को आप समझते हैं कि उसकी बॉडी में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, परेशानी कहां पर है,
उसी का यदि आप इलाज करते हैं तो बिल्कुल भी आपको किसी तरह का इसका ड्रॉबैक साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सर, बहुत सी ऐसी स्थितियां भी होती है जब कुछ दवाओं को खाने से मना किया जाता है, तो क्या होम्योपैथी दवाओं को भी इस स्थिति से हम जोड़ा जा सकता है, और वो कौन सी स्थितियां हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथी दवाइयों को आप किसी परिस्थिति में मना कर सके। होम्योपैथी दवाइयाँ आपकी हर परिस्थिति में कारगर हैं, हर परिस्थिति में काम करती हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा ही पहले भी कहा कि होम्योपैथी का जो परीक्षण होता है वह स्वस्थ मानव शरीर पर होता है, डिफरेंट एजेस पे होता है, डिफरेंट सेक्स पे होता है, उसका डिफरेंट इन्वायरमेंटल परिस्थिति में होता है। तो होम्योपैथी दवाइयाँ जो रहती हैं ये हर परिस्थिति में कारगर हैं। ऐसा कहीं अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइन में देखा नहीं है कि मुझे उस पेशेंट को इस परिस्थिति में दवाइयाँ लेने के लिए मना करना पड़ा हो। बिल्कुल सर, जिस तरह से आज का दौर है उसमें कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर हुए हैं। आलम यह हो चुका है कि लोग यदि स्वस्थ भी हैं तो मल्टीविटामिन का सेवन कर रहे हैं, जिंक प्लस विटामिन सी का सेवन कर रहे हैं। क्या आप इसे उचित मानते हैं? देखिए, मैं लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है तो आपको किसी भी पैथी की, किसी भी दवाइयों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो। खासकर तो मैं अपनी होम्योपैथी दवाइयों की सलाह लेने को किसी को नहीं देता, क्योंकि हर मेडिसिन में कहीं ना कहीं मेडिसिनल पावर होता है, और जब वो आपके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं तो जो हम होम्योपैथी सिद्धांत पढ़ते हैं वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। अब कई लोग जनरली बोलते हैं कि 40-45 के बाद आपको कैल्शियम खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं विटामिन खाना चाहिए, लेकिन जब आपके शरीर में कैल्शियम का मात्रा बराबर है, विटामिन की मात्रा बराबर है, B12 की मात्रा बराबर है, तो आप अननेसेसरी क्यों लेंगे इसको? क्योंकि किसी भी चीज की शरीर में अत्यधिक अगर हो जाए तो भी वो नुकसान करेगी, कम हो जाए तो भी वो नुकसान करेगी। तो अगर हम नॉर्मल हैं तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और ये चीज हम कोविड में भुगत चुके हैं। कोविड में अगर हम अच्छे हुए हैं तो वही दवाइयां जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे, वो जरूरत से ज्यादा जिसके अंदर मात्रा हुई है, तो कईयों को लीवर की प्रॉब्लम भी हुई है, कईयों को कमजोरी भी आई है, और कईयों की इम्यूनिटी भी डाउन हुई है। तो किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन हमें नहीं करना चाहिए, और अगर आपका डॉक्टर सलाह कर रहा है तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। बिल्कुल, और कहावत भी यहाँ पर चरितार्थ होती है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि किसी भी चीज की अति आखिर में जाकर बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होती है। डॉक्टर उत्कर्ष, जिस तरह से अभी चर्चा के दौरान ही एक टर्म आया पथरी का, अक्सर हम देखते हैं कि लोग इसके लिए सर्जिकल का सहारा लेते हैं, एलोपैथी का सहारा लेते हैं, लेकिन आपके क्लिनिक की यदि हम बात करें तो वहां पर किस तरह के पेशेंट्स आप डील करते हैं और किस तरह का इलाज होम्योपैथी के अंदर इसका होता है? देखिए, मेरे पास 1 mm से लेकर 6 mm, 10 mm, 15, 18 mm तक के पथरी के केस आए हैं जी। और निश्चित रूप से 100% अभी तक रिजल्ट मैंने देखा है कि शायद ही कोई ऐसा पेशेंट आया होगा कि जिसको इमरजेंसी आई हो और मैंने सर्जरी की सलाह दी हो। अभी 4 दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो पूरे वेटिंग एरिया में घूम रहा था, उसको इतना असहनीय दर्द था। मैंने उसको 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में दवाई दी, आधे से 1 घंटे में उसका दर्द वहीं डाउन हुआ। और जब वो टेस्ट कराया तो उसकी पथरी, सोनोग्राफी उसके बाद मैंने लिखी तो 14 mm की पथरी निकली। तो आज उस 14 mm का भी मैं करंट में इलाज कर रहा हूँ। ऐसे कई केसेस हैं जिसको हम समझते हैं, क्योंकि देखिए पथरी आपके दोनों साइड होती है, कभी राइट साइड भी हो सकती है राइट किडनी में, कभी लेफ्ट साइड भी हो सकती है। और जब आप होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते तो सबसे पहले हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पथरी किस साइड है। अगर राइट साइड होती है तो हमारी दवाई अलग जाती है, लेफ्ट साइड होती है तो दवाइयां अलग जाती हैं। फिर राइट साइड में वो दर्द किस तरफ जा रहा है, किसी को दर्द राइट से होकर इधर कमर तरफ जाता है, किसी को लेफ्ट से होकर इधर जाता है, किसी को नीचे तरफ आता है। तो ये हमारे सिम्टम्स है। अब फिर पथरी का एक सिम्टम्स आता है यूरिन। किसी को यूरिन पास करने के पहले दर्द होता है, किसी को यूरिन करते समय दर्द होता है, किसी को यूरिन के बाद दर्द होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हम डिफ्रेंशिएट करके जब उसको दवाई देते हैं, और हर 3-3 महीने में हम सोनोग्राफी कराते हैं, धीरे धीरे करके पथरी डाउन होती जाती है। और मेरे यहाँ सबसे फास्ट केस है 6 mm की पथरी मात्र 5 दिन में निकली है। और एक केस ऐसा है जिसको मैंने, वो दोपहर में मेरे पास असहनीय दर्द में आया था, उसको दवाइयाँ दी और शाम को उसकी मेरे को व्हाट्सएप की कि सर यूरिन से पथरी निकल गई है। तो इतनी फास्ट भी होम्योपैथी है अगर आप इसको सही तरीके से दे तो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि जिस तरह से लोग अक्सर इस को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और महीनों तक इलाज चलता है, लेकिन इसके बाद भी उनको राहत नहीं मिल पाती। तो होम्योपैथी का यदि आप सहारा लेते हैं तो बिल्कुल आप राहत पा सकते हैं। सर, क्या लंग्स के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी होम्योपैथी में कोई दवाएं मौजूद हैं? और क्या जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिनकी आयु ज्यादा है, उनका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने में भी ये पैथी मददगार है? देखिए, निश्चित रूप से फेफड़ों के लिए होम्योपैथी काफ़ी कारगर है, और ये चीज़ हमने देखा है कोविड में जी। मेरे पास 65, 70, मेरे पास लास्ट एक केस आया था 45 ऑक्सीजन का। और रात के याद है मुझे ये कि मेरा उस दिन जन्मदिन भी था, और रात के 1:45 जब मैं ओपीडी से उठा तो सामने एक गाड़ी रुकी,
कि सर आप माँ को देख लेंगे क्या, इनका ऑक्सीजन 45 है। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे, बोले सर उनको कहीं बेड नहीं मिल रहा और किसी ने बताया कि यहाँ पर लेके आओ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वो दादी के कंधे पे हाथ रखा और बात किया, बोला दादी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दवाई दे रहा हूँ। हमने 5-5 मिनट 10-10 मिनट में, और ऑन रिकॉर्डेड है, उनको 1 घंटे के अंदर मैंने 75 ऑक्सीजन करके उनके घर भेजा। और उनकी बेटी का मैसेज भी आया कि सर मैंने जादू होते देखा ये। और निश्चित रूप से दूसरे दिन उनका ऑक्सीजन 90 हुआ, तीसरे दिन 94 हुआ, चौथे दिन उनका ऑक्सीजन बढ़ा। लेकिन चौथे दिन उनके एक रिलेटिव आए, देखिए जो डेथ कॉज कहां पर था जी। चौथे दिन उनके रिलेटिव आए और उनको कहा कि अम्मा तुमको पता नहीं, तुम तो कोरोना पॉजिटिव, तुम बच कैसे गई। और जैसे ही वो ये सेंटेंस सुनी, वो दादी को हार्ट अटैक आ गया। समझ लीजिए कि वो कहां से रिकवरी कर गए, और जो शॉक था वो उसको झेल नहीं पाई कि मुझे कोरोना हुआ था, जबकि मैंने उनको नहीं बताया था जी। और मैंने उनके परिवार के लोग को ही बताने मना किया था। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव फैक्टर था डेथ में बहुत मेजर रोल किया। और फेफड़ों को स्ट्रांग करने की जो बात है, होम्योपैथी में काफी दवाइयां हैं हमारे यहाँ, ब्राउनिया से लेके एंटीमटार्ट से लेके यूपिटोरियम से लेके आर्सेनिक से लेके ऐसे कई सारी, इवन जस्टिशिया हो गया, और अभी आपने वो ऑक्सीडोस्पर्मा भी जो दवाई थी हमारी काफी वायरल हुई, और निश्चित इससे कई लोग को लाभ हुआ और काफी लोग की फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ी भी है। बिल्कुल। वहीं सर क्या आर्थराइड और साइरोसिस का इलाज भी इससे संभव है? किस तरह की ट्रीटमेंट्स होम्योपैथी में अवेलेबल है इसके लिए? देखिए मैं आपको पहले भी कहा है कि अगर आप बीमारी के नाम से जाएंगे तो ये चीज बता पाना मुश्किल है जी। होम्योपैथी में सारे चीज का इलाज है। होम्योपैथी में व्यक्ति का इलाज होता है, बीमारी का नहीं, क्योंकि हम पेशेंट को एज अ होल लेते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक सोरियासिस का केस अभी है जो 100% ठीक हो चुका है, लेकिन जब मैंने उसकी हिस्ट्री में गई तो उसने, जो उसके हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए, और उसके हस्बैंड के एक्सपायर होने के 2 महीने बाद से उसको तकलीफ आ गई। मतलब वो तकलीफ कहीं ना कहीं उसके अंदर हेरिडिटी कंडीशन में प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही उसको पॉजिटिव फैक्टर मिला वो डाउन हुई, उसकी बीमारी अपग्रेड हो गई, तो उसको सोरियासिस उत्पन्न हुआ। अगर मैं इसको सिर्फ सोरियासिस सोच के उसको दवाई देता तो वो कुछ दिन के लिए ठीक होती, फिर उसको कुछ समय बाद वो हो जाती, लेकिन मैंने उस पेशेंट को ठीक किया। तो इसी में चाहे आर्थराइटिस आप दीजिए, चाहे आप कैंसर दीजिए, चाहे आप सोरियासिस दीजिए, नाना प्रकार की बीमारियां जो हैं सारे कुछ होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब इसमें हमको प्रॉपर सिम्टम्स मिले और डॉक्टर और पेशेंट एक में बेहतर संवाद हो, सारी चीज को हम बारीकी से समझ सके, तो सब चीज का इलाज होम्योपैथी में मुमकिन है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कंप्लीट हीलिंग तभी हो सकती है जब पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड आप डॉक्टर के सामने रखें। क्या कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जेनेटिकल प्रॉब्लम है, या जिस तरह से सर ने कहा कि तनाव या फिर शॉक को लेकर के भी बहुत सारी बीमारी आती है और हाल ही में हमने इसे देखा भी है। सर एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि जिस तरह से तरह तरह की सलाह दी जाती है कि खान पान का किस तरह से ध्यान रखा जाए। अब वही अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो क्या जब व्यक्ति इन दवाओं पर होता है, जब उसकी डोज चलती रहती है, तो क्या कुछ ऐसे विशेष दिशा निर्देश भी आपकी ओर से दिए जाते हैं इन दवाओं के साथ कि खान पान आपको ये लेना है या फिर किन चीजों से परहेज करना है, इस संबंध में भी आप जानकारी दें? देखिए निश्चित रूप से आपने कई बार न्यूज में मैं भी पढ़ा है, आप लोग भी पब्लिश करते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया जी। उस पेशेंट को इमरजेंसी जरूरत थी और उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना था, उसको रास्ता पूरा क्लियर चाहिए था। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हर केस में हमको परहेज की जरूरत है, लेकिन जहां कुछ ऐसे केसेस रहते हैं कि जिसमें हाँ ये चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ये चीज आपको तकलीफ दे सकती है, तो उस चीज का आपको परहेज करना रहता है, क्योंकि जब हमें रोड क्लियर मिलेगी तो हम वो मंजिल जल्दी तय करेंगे। तो उसी प्रकार जब डॉक्टर आपको कुछ परहेज बताता है, अगर वो परहेज करके आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमारी से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। और नहीं तो परहेज के साथ थोड़ा समय लगता है, अगर आप परहेज नहीं भी करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, उसको ठीक होने में थोड़ा समय लग जाता है। बिल्कुल। तो परहेज बिल्कुल आपको करना है, इन तमाम बातों का ध्यान रखना है जो हमने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाई है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए और दर्शकों को इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी आईएनएस टीम का। जी थैंक यू सर। इसी के साथ सेहत के इस एपिसोड में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।